ब्राह्म चिन्ह हम पढ़ रहे हैं। ब्राह्म चिन्ह के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। हिंदी व्याकरण में भी हम इनको पढ़ते चले आए हैं। और यहाँ पर हम सारे ब्राह्म चिन्हों का प्रकार देखेंगे, उन ब्राह्म चिन्हों को उपयोग करना देखेंगे। जैसे कि यहाँ हमारे पास 6 प्रकार के ब्राह्म चिन्ह बने हैं। सबसे पहला जो ब्राह्म चिन्ह है वो पूर्ण विराम है। जो अगला विराम चिन्ह है अल्प विराम है। जो अगला है उसका योजक चिन्ह उसको हम बोलते हैं, जो जोड़ी वाले शब्दों में आता है, जैसे साथ साथ, सुख दुख, इस तरह के जब वर्ड आते हैं तो वहां पर ये योजक चिन्ह प्रयोग होता है। थोड़ा थोड़ा यदि अपन बात करते चले, जैसे पूर्ण विराम है, तो पहले तो हम क्या समझे विराम का मीनिंग। विराम का मीनिंग क्या होता है? रुकना। है ना कि एक यहाँ हमको बोध होता है कि या तो कार्य आधा बचा है, आधा हो गया है, मतलब हमको रुकने का बोध होता है, स्टॉप होने का बोध होता है। यदि हम कहते हैं कि वो काम पूरा हो चुका है तो हम वहां पूर्ण विराम का प्रयोग कर लेते हैं। यदि हमको लगता है कि वहां पे क्या अल्प विराम का प्रयोग करना है, कुछ रुकने का बोध हो रहा है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, वहां अपन ने अल्प विराम की उपयोगिता देखी थी। यदि रोको के बाद हम लगा रहे थे तो रोको मत जाने दो हो रहा था, रोको मत के बाद आप लगा रहे थे तो अपन को स्टॉप नहीं करना, जाने देना है। तो अल्प विराम इतना महत्व रखता है। योजक चिन्ह का मैंने बताया। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब क्या होता है? सिंपल सा वो चिन्ह ही हमको बता देता है कि यहाँ जो बोध हो रहा है वो प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। जैसे हम पूछें कि क्या राम ने खाना खाया, तो वहां अंतिम में हम पूर्ण विराम ना लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्यों लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह? क्योंकि वहां पर प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। फिर आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। तो इसको हम उस जगह पे प्रयोग करते हैं जहां हमको एक आश्चर्यचकित होने वाली फीलिंग आती है ना, जहां एक विस्मय का सामना हमको करना पड़ जाता है, अचानक से जब हम चौंक जाते हैं, वहां हम विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। और उद्धरण चिन्ह आप लोगों ने कुछ जरूरी थॉट्स देखे होंगे, टैगलाइन होती हैं, कोई महात्मा है उनका कोई प्रसिद्ध वाक्य है ना, कोई टोस हैं, सुविचार हैं, तो वहां इसका प्रयोग होता है। एक विशेष रूप से अपन उसको दर्शाने के लिए स्पेसीकृत करके, सॉरी विशेषीकृत करके, स्पेसिफाई करके, टैगलाइन के साथ जब अपन इनको देते हैं तो ये चिन्ह आपका फिर उद्धरण चिन्ह कहलाता है। तो जैसा कि हमने विराम चिन्ह का मतलब समझा, रुकना, है ना, विराम का मतलब रुकना, और जिनके द्वारा हम वो उस चीज को दर्शा रहे हैं तो उनको हम चिन्ह बोल रहे हैं। तो ये हमारा निकल के आता है कि अपन यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना। जीवन की दौड़ में मनुष्य को कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। विराम की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। जब हम काम करते करते थक जाते हैं, मन को आराम करना पड़ता है, और यह विराम का दूसरा नाम है। तो ऐसे ही चीज आपकी क्या होती है, थियोरटिकली ये चीजें हमारे सामने आती हैं। थ्योरेटिकली यानी कि हम थ्योरी में भी इसको काम में लेते हैं कि किसी वाक्य को हम लिख रहे हैं, वहां पर जैसा जैसा भाव आता जा रहा, प्रश्न पूछने का भाव आता जा रहा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। कंप्लीटली स्टॉप का भाव आ रहा है, पूर्णतः रुकने का भाव आ रहा है तो पूर्ण विराम लगा देंगे, अल्प विराम का भाव आ रहा है तो अल्प विराम लगा देंगे। जैसे आप लोगों ने पहले वर्ड वाक्य पढ़े थे, रोको मत जाने दो। अभी अपन ने इसमें अल्प विराम नहीं लगाया, अपन ने इसको एक एज अ कंप्लीट वाक्य की तरह देखा। तो अभी ये अपन ने कह दिया है एक इंसान ने, रोको मत जाने दो, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। वापस से अपन उसी सेंटेंस को लिख रहे हैं, रोको मत जाने दो, है ना। यहाँ अपन अल्प विराम की उपयोगिता देखते हैं थोड़ी सी। यहाँ तो पूर्ण विराम आएगा ही आएगा, बाकी के पूरे होने का बोध हो रहा है। लेकिन यदि आप यहाँ अल्प विराम लगा दें तो यहाँ क्या हुआ, मैंने बोला रोको, मतलब रुकने का बोध हुआ, मत जाने दो। फिर जब इस अल्प विराम को हम मत के बाद लगा दें तो यहाँ पूरा मीनिंग चेंज हो गया उस वाक्य का। रोको मत जाने दो। तो यही चीज आपकी थ्योरी में भी आपको समझाई गई है
लेखन कार्य में यदि विराम चिन्हों का प्रयोग ना किया जाए तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ती है। यहाँ यदि अपन अल्प विराम का प्रयोग नहीं कर रहे थे तो भाव अपन को क्या समझ में आ रहा था, रोको मत जाने दो। कंप्लीट सेंटेंस हमको समझ में आ रहा था। ये क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि रोकना है या नहीं रोकना। तो भाव और विचार की स्पष्टता आपकी आ जाती है यदि आप इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वाक्य एक दूसरे में उलझ नहीं पाते। पाठक गण हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको भाव सरल और सुबोध रूप से समझ में आता है। सरल और सुबोध बनाने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो ये आपने पिछले पेज में हमने इनके प्रकार देखे थे, सबके नाम भी आपको पता होंगे। पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और अवतरण चिन्ह, सॉरी उद्धरण चिन्ह। फिर थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज अपन लेके चलें। फर्स्ट हम समझें क्या पूर्ण विराम के बारे में जरा। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम नाम से ही पूरा प्रॉपर क्लियर हो रहा है कि पूर्ण होने का जहां हमको बोध होगा, विराम मतलब रुकने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं और ये उसका चिन्ह है। तो पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहां एक से विचार चल रहे हैं और दूसरा भाव प्रकट होने वाला हो, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी अपन ने पिछले दो वाक्य देखे जिनमें क्या लिखा था, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, भाव एक सा हो रहा था। कंप्लीट हमने बोल दिया रोको मत जाने दो, पूर्ण विराम हमने लगा दिया, वाक्य पूरा हो गया। फिर अल्प विराम हमने लगाया तो वहां और उस वाक्य में स्पष्टता पैदा हो गई, उसके अर्थ में स्पष्टता पैदा हो गई। फिर अल्प विराम के बारे में थोड़ा सा समझें। अल्प मतलब क्या, कि थोड़ी समय के लिए रुकना या थोड़े देर के लिए रुकना। तो ये हमारा अल्प विराम कहता है। आप लोगों ने जो थ्योरी लिख रखी है उसमें कुछ पॉइंट हैं अल्प विराम को प्रयोग करने के लिए, तो उनको समझते हैं और उदाहरण के साथ भी समझेंगे। हिंदी में प्रयुक्त चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। इसका अर्थ है थोड़े देर के लिए रुकना, जिसके नियम कुछ इस प्रकार हैं जो अपन समझने वाले हैं। वाक्यों में जब दो या दो से अधिक शब्दों तथा वाक्यों में गुंजाइश, मतलब क्या और की गुंजाइश हो, तो और का प्रयोग अपन ना करके वहां क्या कर देते हैं, अल्प विराम को लगा देते हैं। जैसे कि किसी का नाम आ रहा हो जैसे बार बार, जैसे हमारे पास तीन नाम कंटिन्यू आ रहे हैं, राम आ रहा है, मोहन आ रहा है, सोहन आ रहा है। तो अपन यहाँ क्या कर रहे हैं बीच में, और जैसे हम इन दोनों के बारे में बताना चाहें तो हम क्या नहीं कर रहे, राम और मोहन और सोहन, है ना। तो अपन यहाँ ना ये सब ना करके डायरेक्ट एक और बस लगाएं, और ये आपका इधर श्याम। तो यहाँ इन नामों को अपन कंटिन्यू नहीं लिखते, कुछ ना कुछ हम इनके लिए लगाते हैं। तो फिर यहाँ प्रयोग हो जाता है आपके अल्प विराम का, कि थोड़े देर के लिए आप रुक रहे हो। तो राम, मोहन, सोहन और श्याम घर चले गए, और श्याम घर चले गए। गए के बाद हमारा वाक्य पूरा हो गया, तो हमने यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिए। तो अल्प विराम का पहला प्रयोग हमने क्या समझा, कि जहां और की वाक्य में और के आने की गुंजाइश हो तो वहां अपन अल्प विराम को लगा देते हैं। दूसरी चीज, यदि वाक्य के बीच पर कुछ गिने चुने वर्ड, जैसे कि क्या, इसी से, इसलिए, किंतु, परंतु, अतः, क्योंकि, जिससे, तथापि, यद्यपि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, तो इसके पहले भी अल्प विराम लगाया जा सकता है। ये है आपका अल्प विराम, हम देख रहे हैं इधर इसके यूज। और हमने क्या समझा, ये गिने चुने वर्ड ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि थ्योरी में ये वर्ड आएंगे आपको याद नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। उदाहरण मैं आपको यहाँ पूरा लिख के दिखाता हूँ। यह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है। बहुत
तेज है। अभी देखो, ये क्या बोध कराता है ये वाक्य? आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर बीच में पूर्ण विराम हमने क्यों नहीं लगाया। यह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, इसीलिए इसी से लोग उसे चाहते हैं। आगे का जो वाक्य है पूरी तरह उसी से जुड़ा हुआ है, उसी चीज के बारे में जुड़ा हुआ है जिसके बारे में आप आगे अभिव्यक्त करना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आपके लिए अल्प विराम, आपको उस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग करना होता है। अभी अपन ने ऊपर भी पढ़ा, इसी से आता है, इसलिए आता है, तो अपन को उनके बाद अल्प विराम का प्रयोग करना है। इसीलिए, इसी से, कौमा, अल्प विराम, लोग उससे चाहते हैं। ये आपका पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण भी देखिए, आपने इसी तरीके से आपकी कॉपी में लिखा होगा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पूर्ण विराम। मान के चलिए इसके आगे हम कुछ नहीं बता रहे हैं, तो पूरा वाक्य हम इसको यदि मान के चलें तो आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन ये कैसा वाक्य लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा क्यों नहीं जाना। तो आगे फिर अपन ने बता दिया क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। तो क्योंकि के पहले हमने वापस से अल्प विराम लगा दिया। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। फिर ये दो दो यूज हमने देखे। तीसरा यूज जो है अल्प विराम का, वो कहाँ पर होता है? तो जहां किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहां अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे अपन डायरेक्ट बोलें कि क्या मोहन, अब तुम घर जा सकते हो, है ना? तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन को संबोधित कर रहे हैं, उनका नाम लेके, अब तुम घर जा सकते हो। तो ये अल्प विराम का तीसरा यूज था। फिर चौथा यूज भी है हमारे पास अल्प विराम का, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भाव में बहुत बड़ी, उन पर विशेष बल दिया जाए। जहां अल्प विराम का प्रयोग हम, वहां हम अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण अपन देखें जरा, फोर्थ जो यूज है अल्प विराम का उसका, कि क्या बोल रहे हैं हम इधर, जहाँ पे वाक्यों का दोहरावार प्रयोग हो रहा है ना, शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है और भाव में विशेष बल दिया जा रहा है। भाव पे विशेष बल, जैसे यहाँ क्या भाव आ रहा है कि किसी के बारे में अपन बताना चाह रहे हैं, कोई जानकारी देना चाह रहे हैं कि सुनो सुनो, कोई आ रहा है। तो यहाँ अपन एक भाव बताना चाह रहे हैं, है ना, कि भाई कोई आ रहा है, जरा बात तो सुनो। तो ये हो गया आपका सुनो सुनो, कोई आ रहा है। फिर ये अपनी जनरली ये घरों में यूज होता है, माताएं बहनें हमारी कहती हैं, अजी सुनते हो, कोई बुला रहा है। तो ये आपका हो गया। ये आपने अपने घरों में ना सुना हो तो आपके जो धारावाहिक चैनल के नाटक आते हैं, सीरियल्स आप देखते हो, वहां ये प्रयोग होता है ना, अजी सुनते हो, कोई बुला रहा है। तो यहाँ भी देखो आप क्या प्रयोग हो रहा है, भाव बताने की कोशिश हो रही है ना, कोई बुला रहा है। और अभी मैं बताऊंगा लास्ट में मास्टर ट्रिक कि इन सबको आपको हैंडल कैसे करना है। अभी जरा अपन समझ लेते हैं। फिर वाक्य में देखो, अब ये वर्ड, अब कभी कभी क्या ये याद नहीं रहते ना वाक्य में, यह वह तब तो अब इत्यादि शब्द लुप्त हों तो वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आप लोगों ने लिखा होगा, पांचवे का एग्जाम्पल देखिए, मैं जो कहता हूँ ध्यान लगा कर सुनो। तो यहाँ क्या लुप्त है? वह लुप्त है कि मैं जो कहता हूँ। अपन ने यहाँ क्या नहीं बोला, वह नहीं बोला, अपन ने बोला कि थोड़ी देर रुको, ध्यान लगा कर सुनो। थोड़ी देर रुको मतलब क्या? अल्प विराम। मैं जो कहता हूँ ध्यान लगा कर सुनो, बीच में क्या लुप्त हो गया इधर? वह। मैं जो कहता हूँ वह ध्यान लगा कर सुनो। अगला एग्जाम्पल है आपके पास, कहना था सो कह दिया, अब तुम जानो।
तो यहाँ हमारा क्या लुप्त हो गया? अब लुप्त हो गया। कहना था जो सो कह दिया, अब तुम जानो। तो यहाँ भी मतलब जो अब आपका यहाँ लुप्त हो रहा है ना, तो यहाँ आपका ये अल्प विराम आ जाएगा। उन्हें कब छुट्टी मिलेगी, कहा नहीं जा सकता, है ना। उन्हें कब छुट्टी मिलेगी, यह कहा नहीं जा सकता। तो आपका इधर यह लुप्त हो गया। फिर यदि आप कलकत्ता से लौटें, मेरे लिए पान लेते आना, कॉमा। जैसे अपन अपने घर में बात नहीं करते, कभी अपन किसी बात को बताना हो तो थोड़ा अपन अटक के बोलते हैं। अपन ये स्टॉप देते हैं कि घर वाले उस चीज को समझ जाएं। फिर आप उस पर बल देते हुए कहते हो कि जब मैं लौटूं तो ये हो जाना चाहिए। ये ना करके अपन क्या बोलते हैं, हो जाना चाहिए। तो ये वही वाला अल्प विराम है आपका। यहाँ वही चीज है कि लौटे के बाद आपका अल्प विराम आ जाएगा। यदि आप कलकत्ता से लौटें तो मेरे लिए पान लेते आना या लेते आइएगा। तो अपन ने इधर तो के लिए यहाँ क्या कर दिया, अल्प विराम लगा दिया। सबसे ज्यादा प्रयोग होता है ये, इसलिए इसका इतना विशेषीकृत करके आपको एक एक चीज बताई जा रही है, समझाई जा रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है छठवा, बस, हाँ, सचमुच, नहीं, अतः, वस्तुतः, अच्छा जैसे शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। लिख के देखो, पढ़ के देखो। बस, हो गया, रहने दो, है ना। बस, हो गया, रहने दो। जैसे अपन कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, है ना, तो अपन क्या बोलते हैं, बस बस बस, हो गया, हो गया, बस। तो बस के बाद एक इधर शॉर्ट गैप जो आता है ना, रुकने का बोध होता है, वो आपका अल्प विराम के लिए होता है। नहीं के बाद, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, सचमुच तुम बहुत नालायक हो। तो ये वर्ड भी आप लोग याद रखिएगा, सीधा आपको ये वहां देखने मिलेंगे। और ये किस चीज की आपकी वर्तनी मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक ही माना जाता है इसको भी। जब आप डिक्टेशन को ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी में ट्रांसक्राइब करते हैं, तो वहाँ ये शब्द चिन्ह, सॉरी, ये विराम चिन्ह आपको अपनी स्वेच्छा से नहीं लगाना, टॉपिक की नीड के अकॉर्डिंग लगाना। तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए, बस, नहीं, सचमुच, हाँ, अतः, वस्तुतः, इनके अंत में अल्प विराम आएगा। फिर सातवां है, किसी उक्ति कथन के पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता। उक्ति या कथन के पहले, जैसे कि गांधी जी ने कहा, है ना, तो अपन ने लिख लिया पूरा, गांधी जी ने कहा। आप लोगों ने अपने नोट्स में लिखा, लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। गांधी जी ने कहा, तो कहा के बाद अल्पविराम आ जाएगा। और फिर क्या कहा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होती है ना, तो वो किसके बीच में आती है, आपके उद्धरण चिन्हों के बीच में, कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, गांधी जी के तीन बंधन। तो कोई भी स्पेसिफिक पर्सन कुछ कह रहा है, तो पहले तो वो जहाँ कह रहा है उसके बाद आपका अल्पविराम आ जाएगा। कहा, स्टॉप, थोड़ी देर, क्या कहा, फिर वो आगे बता दिया आपका, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस तरीके से। फिर है आपका आठवां नियम अल्पविराम को लेके, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी वस्तु या व्यक्ति की विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो, तो वहां अल्पविराम का प्रयोग होता है। मतलब उदाहरण से बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा भाई, ये अपन संबंध बता रहे हैं, ठीक है, फिर अपन पद बता रहे हैं उसका, मेरा भाई, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, जो इंजीनियर है, ये आपने उसका संबंध बता दिया, पद नाम बता दिया। सर्वनाम जो अपन ने वहां बोला है, सर्वनाम अपन किन को बोलते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को। मेरा भाई जो इंजीनियर है, मेरा भाई विशेषता क्या होगा, इंजीनियर है, इंग्लैंड गया है। तो यहाँ भी आप देखो क्या, कि वह का क्या हो रहा है, विलुप्तीकरण, जिसके लिए अपन क्या लगाते हैं, अल्प विराम। कि मेरा भाई जो इंजीनियर है, वह इंग्लैंड गया है, या अपन वह के बारे में बात ना करें। तो जैसा कि अपन ने यहाँ पढ़ा कि किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी वस्तु या व्यक्ति की विशिष्टता किसी
संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो तो वहां अपन को इसका प्रयोग करना है। सेकंड जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं वो क्या है, दो यात्री कॉमा जो रेल दुर्घटना का शिकार हुए थे, वापस से कॉमा, वह अब अच्छे हैं। दो यात्री जो यहाँ देखो, क्योंकि इंफॉर्मेशन अधूरी है, हमको रुकना पड़ेगा, किसके बारे में हम बता रहे हैं। दो यात्री जो रेल दुर्घटना का शिकार हुए थे, कॉमा अच्छे हैं। इधर अब यदि आप चाहो तो गायब कर सकते हो, उसमें जो लिखा हुआ है अब वो एक्चुअली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। जैसे अपन ने ऊपर कुछ चीजें ब्रैकेट के अंदर लिखी थी ना, कि वो गायब होती हैं, उसकी जगह पे अपन अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, तो अब वहां पे गायब होगा। दो यात्री कॉमा जो रेल दुर्घटना का शिकार हुए थे, कॉमा अब अच्छे हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो अच्छे हैं। फिर है आपका योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह सबको पता है किस तरीके से यूज होता है, बस आज अपन उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ देख लें और उनके जरा जरा से नियम समझ लें। पहला नियम है आपका, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो, जिनमें और शब्द लुप्त हो, वहां योजक चिन्ह। जैसे दोनों खंड प्रधान मतलब क्या, कि चाहे माता बोलो चाहे पिता बोलो, दोनों मतलब अपना अपना पावर रखते हैं। तो माता और पिता ना बोल के अपन क्या कर रहे हैं, और को गायब करके योजक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। माता पिता, घर घर, है ना, डबल रिपीटेड। घर घर, स्टेनो में आप कैसे लिखते हो, घर लिखा और उसके बाजू में यस लिख दिया, है ना। माता बनाओगे, पा से काट दोगे पिता हो जाएगा। पाप पुण्य में एक बार पाप बनाइए, तो फिर वापस से काटते बनेगा नहीं, तो लाइन काट के पा ना और या बना दीजिएगा, पुण्य हो जाएगा। तो ये दोनों खंड प्रधान मतलब पाप की अपनी वैल्यू है, पुण्य की अपनी वैल्यू है ना। और घर घर में भी दोनों सेम ही होंगे, चाहे आपका घर हो चाहे मेरा घर हो, दोनों ही मतलब प्रधान ही है वो। तो यहाँ पहले पहले नियम से हमने देखा कि क्या बात की जा रही है, कि जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो, जिनमें और शब्द का लुप्त हो, वहां योजक चिन्ह लगाया जाता है। दूसरा है, दो विपरीत शब्दों के बीच, विपरीत शब्द किस टाइप के होते हैं, आकाश पाताल हो गया, है ना, छोटा बड़ा हो जाएगा आपका, आकाश पाताल, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, बुरा भला, आपस में मतलब वो अपोजिट है। फिर तीसरा क्या है, जिन शब्दों के अर्थ प्राय समान होते हैं, ऐसे शब्दों के बीच भी योजक चिन्ह लगता है कभी कभी। तो ये वर्ड ही आपको याद रखने पड़ेंगे। मान मर्यादा, मान का मतलब भी सम्मान होता है, मर्यादा अपन किस लिए रखते हैं, ताकि सम्मान दे पाए। सेठ साहूकार, तो एक दूसरे के रिश्तेदार मान लो आप तो इनको, है ना, सेठ साहूकार। दीन दुखी, जीव जंतु, तो इनके बीच में क्या आएंगे, योजक चिन्ह आएंगे। चौथा नियम, जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तो वहां भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। दो संयुक्त क्रियाएं, क्रियाएं किनको बोलते हैं हम, जिनमें ना का बोध होता है लास्ट में, जैसे लिखना पढ़ना, कहना सुनना, है ना। तो ये संयुक्त क्रियाएं हैं। पढ़ना, पढ़ने के साथ आप क्या करते हो, लिखते भी हो, तो पढ़ना लिखना साथ में आ जाएगा। अब कोई कह रहा है तो कोई सुनता है, तो कहना सुनना, है ना, कहना सुनना। सोना जागना संयुक्त क्रियाएं हैं, तो संयुक्त क्रियाओं में अपन क्या करते हैं, योजक चिन्ह लगा देते हैं। फिर है आपका, इसमें ये नंबरिंग गलत है, आप लोगों ने भी लिख ली होगी नंबरिंग गलत। जहां संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तब वहां भी योजक चिन्ह लगाया जाता है, तथा निश्चित संख्या वाचक के जब दो शब्द एक साथ प्रयुक्त हों तो वहां योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निश्चित संख्या वाचक में अपन अब इसको नंबर 5 अभी लिख लो, उदाहरण से मिलाना। जैसे पहला दूसरा है, तो यदि अलग अलग हम बात करें तो वहां कोई दिक्कत नहीं होती, कि पहला रास्ता यह है, दूसरा तरीका वह है। लेकिन एक साथ यदि बात हो रही है, संख्यात्मक है, तो इनके बीच योजक चिन्ह आ जाएगा। पहला दूसरा, 10 20, 1 2। तो जैसे अपन हिंदी में भी नहीं लिख देते इस तरीके से,
यदि आपस में आप एक साथ बता रहे हैं तो इनके बीच में योजक चिन्ह आता है। फिर इसमें लिखा हुआ नियम नंबर 7, आप लोगों ने भी उसी तरह लिखा होगा, जो कि सीक्वेंस गलत हो गया उसमें। नियम नंबर 7 है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जब सा से सी जोड़े जाएं तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आई थिंक याद ना हो। उदाहरण देखिए, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक बहुत सी बातें, वहां मैंने आपको क्या बताया था, कम से कम, इनके बीच में योजक चिन्ह रहता है। ज्यादा से ज्यादा, बीच में योजक चिन्ह रहेगा दोनों तरफ। यहाँ भी आपका वही है, थोड़ा सा काम, बहुत सा रुपया, बहुत से लोग, अधिक से अधिक, है ना, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा ही ज्यादा, अधिक ही अधिक। तो इन सब में क्या होगा, योजक चिन्ह आएगा। फिर है दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच, जैसे करना करवाना, प्रेरणार्थक, करना करवाना। ये अपन ने प्रेरणार्थक क्रिया में पढ़ा था, जहां अपन सकर्मक अकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे अपन ने उदाहरण देखा था, पिताजी बेटे से पत्र लिखवाते हैं, तो वहां प्रेरणा दी जा रही कि बेटे ये काम करो। करना करवाना, चलना चलवाना, डरना डरवाना, इन दोनों के बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह आएगा। फिर योजक चिन्ह का अगला नियम, लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति के अंत में पूरा ना लिखा जा सके, उसके पहले आधे खंड को पंक्ति के अंत में लिख कर लगाया जाता है। जैसे अपन क्या करते हैं, आप लोग, मैं तो लिखता हूँ नोट्स में, आपको मिला भी होगा कई बार कि यहाँ से यहाँ लिखा अपन ने, कई बार क्या हुआ कि आधा वर्ड छूट गया, तो अपन ऐसे करते हैं नपे, और आगे फिर हम यहाँ योजक चिन्ह बना के बना देते हैं तुले। तो अपन फिर मान के चलते हैं कि वो वर्ड एक साथ है ना, नपे तोले। तो कई जगह ऐसा प्रयोग होता है, कई बार अपन इसको करते भी हैं, बहुत से लोग इसको करते हैं। तो उदाहरण क्या है, सही बोलने वाला व्यक्ति सदा नपे तोले शब्दों में बोलता है। फिर है आपका उद्धरण चिन्ह। तो नाम, जैसा नाम है वैसा काम है। ये थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ये दोनों ऐसे बनते हैं या कि एक ऐसा बनता है और एक ऐसा बनता है। तो मैं ये आपको डीपली कंफर्म करके बताऊंगा, अभी आप बस इसका मीनिंग बस समझ लो और यूज बस समझ लो। क्योंकि वो ये आजकल अपन जो सोशल मीडिया में देखते हैं ना, वो कहीं भी कैसे भी बना देते हैं, और एक पुराना और विशेष नॉलेज है नहीं उसका, उसको ढूंढेंगे अपन, सही करेंगे। इसके दो रूप हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो इकहरा और दोहरा का मतलब तो क्या, वैसे आई थिंक ऐसा ही होता है वो। ये हो गया आपका इकहरा, और ये हो गया आपका दोहरा रूप। तो जहां किसी पुस्तक से कोई वाक्य अवतरण ज्यों का त्यों लिया जाए, वहां दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ज्यों का त्यों मतलब एज इट इज, किसी फेमस पर्सनालिटी ने वो बात बोली है, तो उसको अपन एज इट इज लेते हैं दोहरे उद्धरण चिन्ह के साथ। जैसे ये आपके जयशंकर प्रसाद जी का वो है कथन, जीवनी जीवन विश्व की संपत्ति है ना। तो इसमें अपन ने क्या किया, दोहरे उद्धरण चिन्ह को ले लिया, जीवन विश्व की संपत्ति है, वापस से आपका ये उद्धरण चिन्ह लग जाएगा। और इधर एक ये भी यूज होता है, किसी फेमस पर्सनालिटी का यदि अपन नाम बताएं, तो कई जगह आपने इसको ऐसे लिखा देखा होगा, जयशंकर प्रसाद। फिर दूसरा नियम इसका क्या है, कि जब कोई विशेष शब्द लिया जाए तो वहां इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम। अभी देखो, ऊपर क्या था, वाक्य लिया जा रहा था एज इट इज, है ना, कोई उक्ति कथन लिया जा रहा था तो दोहरा ले रहे थे। इधर हम कोई एक वर्ड ले रहे हैं, जैसे कामायनी। तो कामायनी एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है, आप लोगों ने सुना तो नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सिंगल उद्धरण चिन्ह लेंगे, कामायनी की कथा संक्षिप्त में लिखी। फिर है नियम नंबर 3, पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, लेखक का शीर्षक लिखते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
जैसे दैनिक भास्कर हो गया आपका, या नव भारत हो गया, नई दुनिया हो गया, इनको जब आप स्पेसिफिकली आप बता रहे हो, तो आप उसमें क्या करोगे, सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करोगे। उदाहरण में पूरा लिखा हुआ क्या कि नव भारत का प्रकाशन हर दिन होता है। फिर नियम नंबर 4 है इसका, महत्वपूर्ण कथन कहावतें संधि को लिखते समय दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जो अभी आप ऊपर देख रहे थे जैसे जयशंकर प्रसाद का, ऐसे ही है इधर भी, कि भारतेंदु ने कहा था, कॉमा आ जाएगा उसके बाद, क्या कहा था वो देखना है। फिर तो देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, है ना। तो जो मेन चीज है वो आपकी आ जाएगी उद्धरण चिन्ह के भीतर। और जैसे अपन ने वहां भी देखा था, क्या कहा, तो कहा के बाद क्या आ जाएगा, अल्प विराम आ जाएगा। फिर दो दो प्रश्न, दो चिन्ह और आपके बचे हैं, जिसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, और दूसरा है हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो मीनिंग भी अपन ने वहां समझा था, यहाँ थोड़ा सा और डीपली अपन समझे। जहां प्रश्न करने या पूछने का बोध हो, वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अपन ने पूछा, क्या आप बिहार में रहते हैं, या क्या आप बिहार से आ रहे हैं, तो यहाँ क्या एक पूरा बोध हो रहा है कि हाँ अपन को एक आंसर आने वाला, वो यस बोलेंगे नो बोलेंगे डजेंट मैटर, बट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अपन इसमें लास्ट में क्या करेंगे, क्या आप बिहार से आ रहे हैं। तो यहाँ अपन पूर्ण विराम ना लगा के, कई बार होता फ्लू फ्लू में अपन पूर्ण विराम लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। और ये गलती यदि आप हिंदी में करते हो तो आप इसको टाइपिंग के दौरान भी कर देते हो, तो वहां भी हमारा काम गड़बड़ होता है। फिर हम पूर्ण विराम को मिटाते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जहां स्थिति निश्चित ना हो, जैसे आप शायद पटना के रहने वाले हैं, मतलब यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हैं जो कि प्रश्नवाचक है, प्रश्नात्मक वाली स्थिति है, कि शायद आप पटना के रहने वाले हैं, तो वहां भी आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। फिर जहां व्यंग किया जाए, भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है, तो ये थोड़ा सा पहचानने में समस्या होती है। तो अभी मैं बताऊंगा कि इनको कैसे पहचानना है। तो ये यहाँ भी आपका लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। फिर जहां घूसखोरी का बाजार गर्म है, वहां ईमानदार कैसे टिक सकते हैं। तो इन वाक्यों को खैर पढ़ के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्यंग कसा जा रहा है, तंज कसा जा रहा है, ताना देने की कोशिश की जा रही है, सत्य बताने की कोशिश की जा रही है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वहां प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, क्योंकि नियमानुसार हमने इसको समझाया देखा है। फिर देखो विस्मय आदि बोधक, जैसे छोटे बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनने अपनी पूरी लाइफ में क्या किसको ना देखा हो, एलिफेंट को ना देखा हो, और जब वो फर्स्ट टाइम एलिफेंट को देखें, तो उनके मुंह से क्या निकलता है कि वाह कितना अच्छा एलिफेंट है ना। तो ये आपका प्रयोग होगा आपका विस्मयादि बोधक के लिए, ठीक है। ये अपना तो अच्छा नहीं है, एलिफेंट गंदा गंदा सा है। तो आपका ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये वर्डिंग आपको इसकी पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ। हर्ष के लिए, विवाद विवाद बताने के लिए, विस्मय मतलब चौंकने के लिए, है ना, घृणा के लिए, ओह कितना गंदा है ना, तो ये अपन ने घृणा बता दी। आश्चर्य की वाह कितना अच्छा है, करुणा जताने के लिए, भय जताने के लिए, और अपन बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, शुभकामना देने के लिए, आदि चीजें व्यक्त करने के लिए आप इन सारी स्थितियों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बनाते कैसे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो जैसे हमारे पास पहला वाक्य है क्या, हे राम। कभी कभी अपन चौंक के बोलते हैं, है ना। कभी अपन बोलते हैं कि अरे भैया भगवान ने मदद कर दी, हे राम मेरा तो दुख दूर हो गया। या अपन एकदम से डरे हुए होते हैं, ब्लेसिंग दे रहे होते हैं कि हे राम आपकी वजह से सब हो गया, हे ईश्वर सबका कल्याण हो, भगवान तुम्हारा भला करे। तो भला करे के बाद क्या हो जाएगा आपका, लास्ट में विस्मयादिबोधक चिन्ह आ जाएगा। फिर तुम्हारा पुत्र चिरंजीवी हो,
तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और लास्ट है हमारा क्या, वाह वाह, कितना अच्छा गीत गाया। तो ये अपना वही हो गया, विस्मय वाला, चौंकने वाला कि वाह वाह कितना अच्छा गीत गाया। तो यहाँ आप इन सारे चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो ढेर सारा अपन ने पढ़ लिया, लेकिन जब आपसे बोला जाएगा ना कि इनका प्रयोग करो, मैटर से पहचानो, तो आपको बड़ी समस्या होगी। तो उसका छोटा सा और सीधा सा ब्रह्मास्त्र वाला हल ये होता है कि जो बुक आप रीड कर रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को, इन नॉलेज को आप वहां अप्लाई करिए। किसी भी बुक को आप पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, आपकी ओपी शुक्ला डिक्टेशन वाली बुक है, तो देखो जो संबोधन वाले वाक्य होते हैं, आया उपसभापति महोदय, हमेशा उसके बाद कॉमा मिलेगा, है ना। तो ये चीज आपको वहां से नोटिस करना और ये देखना है कि कौन सी चीज सही है, कहाँ कौन सा वो आया है। तो थोड़ा सा आपको ये मेजर करते चलना है। तो यही वो मास्टर ट्रिक है जो आपको मदद करेगी। पहले तो आप खुद छान लो, उसको समझ लो, टॉपिक को पढ़ते समय देखो कहाँ प्रश्नात्मक स्थिति बनी थी, तो कहाँ आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, कहाँ ये आ गया, कहाँ वो आ गया। इस तरीके से आपका इसका सारा डाउट दूर होगा। चलिए, तो विस्मयादि, बोधक चिन्ह और विराम चिन्हों का पूरा जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर खत्म होता है।